चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में जंग के बीच जॉर्डन में ड्रोन हमले में 3 अमरीकी सैनिकों की मौत, 2 दर्जन से ज्यादा हुए घायल। अमरीका को मुस्लिम देशों से बड़ा झटका। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में जंग के बीच आज अमरीका को बड़ा झटका लगा है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की जॉर्डन में अमरीकी चौकी पर रात भर ड्रोन हमले हुए हैं। इन हमलों में अमरीकी सेना के 3 सैनिक मारे गए हैं और कम से कम 12 सैनिक घायल हो गए हैं। अमरीकी अधिकारियों ने इसकी जानकारी आज दी है और बताया है कि गाजा पट्टी में युद्ध की शुरुआत के बाद पहली बार मध्य पूर्व में दुश्मन की गोलाबारी में अमरीकी सैनिक मारे गए हैं। वहीं आपको बता दें कि अमरीका ने इसका आरोप ईरान, हूती विद्रोही और हमास पर लगाया है। अमरीका ने कहा है कि इन तीनों ही गुटों ने मिलकर मुस्लिम देश जॉर्डन में हमारी चौकी पर हमला किया और हमारे सैनिकों को मार गिराया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नीतीश कुमार के इस्तीफे पर असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव से पूछा सवाल, कहा अब कैसा लग रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि नीतीश कुमार के बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर इस्तीफा देने के बाद एआईएमएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इस दौरान राजद नेता तेजस्वी यादव पर तंज कसा और अपने विधायकों को तोड़ने के लिए खिंचाई की। ओवैसी ने कहा कि नीतीश कुमार केवल नाम के मुख्यमंत्री रहेंगे और सरकार प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस के इशारे पर बिहार में चलेगी। आगे उन्होंने कहा कि अब तेजस्वी यादव को कैसा लग रहा है जब उनकी सरकार गिरी और वो बिहार में उप मुख्यमंत्री के पद से हटा दिए गए, क्योंकि हमारे विधायकों को इनने तोड़ा था तब हमको भी बहुत बुरा लगा था और ऐसा ही आज तेजस्वी यादव को लग रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ताजा इजरायली हमलों में गाजा में मचा कोहराम, 24 घंटे में 174 फिलिस्तीनियों की मौत, 300 से ज्यादा घायल। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग जारी है। जंग में हर दिन दर्जनों फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। गाजा के खान यूनिस शहर में इजराइल द्वारा किए गए ताजा हमलों से कोहराम मचा हुआ है। फिलिस्तीन स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा बयान में बताया गया है कि पिछले 24 घंटे में इजरायली सेना के हमलों में 174 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है और 310 से ज्यादा अन्य लोग घायल हो गए। इसके साथ ही गाजा पट्टी में कुल मरने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या 27,000 हो गई है और जंग में अब तक 2 लाख फिलिस्तीनी घायल हुए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ज्ञानव्यापी मस्जिद पर एएसआई की रिपोर्ट को मुस्लिम पक्ष ने किया खारिज, कहा कोई प्रमाण नहीं, वहां पर पहले मंदिर था। दोस्तों आपको बता दें कि वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एतवार जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की रिपोर्ट विवादित है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में ऐसे कोई सबूत नहीं है जो वहां पर मंदिर होने का दावा करते हों। दरअसल आपको बता दें कि हिंदू पक्ष ने एएसआई की रिपोर्ट जारी करते हुए दावा किया था कि जहां पर ज्ञानव्यापी मस्जिद बनी हुई है वहां पर पहले मंदिर था और मंदिर तोड़कर ज्ञानव्यापी मस्जिद बनाई गई। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि एएसआई के पास ऐसा कोई भी प्रमाण पत्र नहीं है जिससे वो ये साबित कर सके कि मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई थी। यानी मुश्किल में हिंदुवादी संगठन भी मस्जिद को लेकर फंस गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार में 9वीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय सैना बने उप मुख्यमंत्री। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया और पाला बदलते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। नीतीश कुमार रिकॉर्ड तोड़ 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। उनके अलावा भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। आज के इस शपथ ग्रहण में नीतीश के साथ कुल 8 विधायक मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, चिराग पासवान भी शामिल हुए। शपथ से पहले जय श्री राम के नारे भी लगे। मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री के अलावा सुमित सिंह, श्रवण कुमार, संतोष सुमन, विजय चौधरी, प्रेम कुमार को मंत्री बनाए जाने की संभावना है। इससे पहले नीतीश कुमार ने आज रविवार सुबह राज्यपाल राजेंद्र वी अलेकर से मुलाकात कर अपना इस्तीफा उनको सौंप दिया था और वो लालू यादव की पार्टी से अलग हो गए थे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईरान ने 45,000 किलोमीटर ऊंचाई पर मिसाइल की लॉन्च, पूरी दुनिया में मची खलबली। अमेरिका बोला इसको रोको वरना पूरी दुनिया में मचा देगा आतंक। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान ने रविवार को ऐसा कुछ कर दिया जिससे अमेरिका सहित पूरी दुनिया के होश उड़ गए। ईरान ने रविवार को अंतरिक्ष इतिहास में पहली बार एक साथ 3 घरेलू विकसित सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया। ईरानी समाचार एजेंसी ने बताया कि सैटेलाइट्स को पृथ्वी की सतह से न्यूनतम 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑर्बिट में लॉन्च किया गया। समाचार एजेंसी सनहुआ के अनुसार 3 सैटेलाइट्स में एक संचार और अनुसंधान सैटेलाइट महदा और 2 नैनो सैटेलाइट की हान 2 और
हतैफ-1 शामिल थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि इनके लॉन्च होते ही अमेरिका और इजराइल की चिंता बढ़ गई। अमेरिका ने कहा है कि हमने ईरान से मना कर रखा था कि आप ये सैटेलाइट वहां पर ना भेजें, लेकिन ईरान ने हमारी बात ना मानते हुए इस सैटेलाइट को भेजा है, इसलिए हम ईरान से नाराज हैं और ईरान पर कार्रवाई करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुनव्वर फारूकी ने जीती बिग बॉस 17 की विनर ट्रॉफी। जय दोस्तों, आपको बता दें कि बिग बॉस के तमाम फैंस को जिस पल का इंतजार था, आखिरकार वो पल आ ही गया। बिग बॉस सीजन 17 को अपना विनर मिल गया। मुनव्वर फारूकी ने इस शो की ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया है। सलमान खान के इस शो का सफर 17 कंटेस्टेंट्स के साथ शुरू हुआ था। बीच में वाइल्ड कार्ड के तौर पर भी कुछ सितारे इस शो का हिस्सा बने थे। वहीं सबको पीछे छोड़ते हुए मुनव्वर फारूकी, अंकिता लोखंडे, मन्नारा चोपड़ा, अभिषेक कुमार और अरुण महासेठी ने फाइनल में जगह बनाई। अब मुनव्वर ने इस शो का खिताब अपने नाम कर लिया है, यानी मुनव्वर ने बिग बॉस 17 की ट्रॉफी जीत ली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रूस से जंग के बीच यूक्रेन में हुआ बड़ा घोटाला। हथियारों की खरीद के नाम पर सेना के अधिकारी डकार गए अरबों रुपये। जय दोस्तों, आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को अगले महीने फरवरी में 3 साल पूरे हो जाएंगे। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही ये जंग विश्व युद्ध से कम नहीं है, क्योंकि एक तरफ रूस प्रत्यक्ष रूप से अकेला खड़ा है तो दूसरी तरफ 27 यूरोपीय देश और अमेरिका की मदद के सहारे यूक्रेन युद्ध में सफलतापूर्वक टिका है। टिका ही नहीं, उसने कई राज्यों को रूसी सेना से आजाद भी करा दिया है। दोनों देशों के बीच वर्चस्व की इस जंग में यूक्रेन को नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन रूस ने अपनी संपदा ख्वाती यानी 90% सैनिकों की जान गंवा दी है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इस भयंकर जंग के बीच यूक्रेन में बड़ा सैन्य घोटाला सामने आया है। ऐसी जानकारी सामने आई है कि रक्षा मंत्रालय और सेना के बड़े अधिकारियों ने हथियार की खरीद के नाम पर $33 अरब डका लिए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मालदीव की संसद में आपस में भिड़े सांसद जमकर चले लात घूंसे, वीडियो हुआ वायरल। जय दोस्तों, आपको बता दें कि मालदीव की संसद में रविवार को कई सांसद एक दूसरे से भिड़ गए, जिससे राष्ट्रपति मोइजू के कैबिनेट मंत्रियों के लिए संसदीय मंजूरी लेने के लिए बुलाए गए विशेष सत्र में बाधा पैदा हो गई। ये झड़पें सत्तारूढ़ गठबंधन पीपल्स नेशनल कांग्रेस और प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव और विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों के बीच हुई। ऑनलाइन वायरल वीडियो के मुताबिक संसद में अराजकता फैल गई, क्योंकि सांसदों के बीच लात घूंसे चल गए। इस वीडियो को मालदीव के एक स्थानीय ऑनलाइन मीडिया संगठन ने शेयर किया। बड़े पैमाने से शेयर की गई वीडियो में कुछ सांसद एक दूसरे पर जूता मारते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार में बीजेपी की सरकार बनते ही अविश्वास प्रस्ताव से स्पीकर को हटाने की कवायद बीजेपी ने बिहार में की शुरू। जय दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। सत्ता पर काबिज होने के बाद एनडीए सरकार ने पहला एक्शन लेते हुए विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। बीजेपी के विधायकों ने अध्यक्ष के खिलाफ ये नोटिस दिया है। अध्यक्ष के खिलाफ विधानसभा सचिव को नोटिस भेजा गया है। नोटिस में लिखा है कि एनडीए के सत्ता में आने के बाद वर्तमान अध्यक्ष पर सभा का विश्वास नहीं रहा। अवध बिहारी चौधरी आरजेडी के नेता हैं और लालू यादव के करीबी हैं, यानी बीजेपी अब इनको हटाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इमैनुअल मैक्रोन की भारत यात्रा के बाद चीन हुआ नाराज, फ्रांस को दिया धोखा, कहा तैयार करेंगे नई जमीन। जय दोस्तों, आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की भारत यात्रा के बाद चीन के शी जिनपिंग ने फ्रांस के साथ अपने संबंधों को सुधारने की बात कही है। शी जिनपिंग ने फ्रांस को चीन फ्रांस संबंधों को बढ़ावा देने और रिश्तों की नई जमीन तैयार करने का ऑफर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि फ्रांस और भारत के रक्षा संबंध गहरे हो रहे हैं। दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। चीन को नागवार लग रहा है। चीन और फ्रांस के राजनयिक संबंध बनने के 60 साल पूरे होने पर शी जिनपिंग ने ये बातें कही हैं। इस अवसर पर शी ने कहा है कि चूंकि आज की दुनिया एक बार फिर महत्वपूर्ण चौराहे पर है, चीन और फ्रांस को संयुक्त रूप से मानव विकास के लिए शांति, सुरक्षा, समृद्धि और प्रगति का रास्ता खेलना चाहिए। शी जिनपिंग ने कहा कि चीन फ्रांस के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने को बहुत महत्व देता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राम मंदिर की सुरक्षा करेगा इजराइल का एंटी ड्रोन सिस्टम, बिगाड़ेगा दुश्मनों का खेल। यह दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर कड़ी व्यवस्था की जा रही है। इस बीच पुलिस सूत्रों ने बताया है कि इजरायली निर्मित एंटी ड्रोन सिस्टम को जल्दी उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य शीर्ष महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के साथ साथ अयोध्या के राम मंदिर की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाएगा। यूपी पुलिस ने इसकी खरीद की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है और उम्मीद है कि ये जल्द ही नई टेक्नोलॉजी का हिस्सा बन जाएगा, जो पहले से
से ही देश के बड़े बड़े पुलिस बल द्वारा उपयोग में है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस को डर है कि राम मंदिर पर कभी भी हमले हो सकते हैं और इन्हीं हमलों से बचने के लिए इजराइल का एंटी ड्रोन सिस्टम राम मंदिर में तैनात किया जाएगा, जो कि अगर कोई भी देश राम मंदिर पर मिसाइल हमला करता है तो ये इजराइल का एंटी ड्रोन सिस्टम उस मिसाइल को हवा में ही मार गिराएगा और राम मंदिर तक नहीं पहुंचने देगा।